हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुमित आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दो चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी पार्ट 4 लेके आया हूँ। जैसा कि पार्ट 1 में आपको मैंने पुष्पीय पादप के लैंगिक जनन के अंतर्गत मैंने आपको नर भाग के बारे में बताया था, दूसरे पार्ट में आपको मादा भाग के बारे में बताया था और कल जो थे वो हमने आपको परागन के बारे में बताया था। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको द्विनिषेचन के बारे में बताने वाला हूँ। द्विनिषेचन होता क्या है, किस प्रकार से होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विनिषेचन होता क्या है। तो समझिए इस बात को। पहले हम लोग इसके द्विनिषेचन जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि पुष्पों में निषेचन की क्रिया कैसे होती है। पुष्पों में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, इस चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे ये एक पुष्प का आपका फिगर दिया गया है, इसके अंदर मात्र एक बीजांड बनाया गया है, क्योंकि एक बीजांड के द्वारा ही हम ये समझ पाएंगे कि कैसे निषेचन क्रिया संपूर्ण होती है। क्योंकि एक पुष्प के अंदर जो एक स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के अंदर एक अंडाशय भाग होता है और अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं और उस बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोश होते हैं और भ्रूण कोश के अंदर ही अंड कोशिका होती है। तो आज जो मैं एक बीजांड के बारे में आपको बता रहा हूं कि कैसे एक बीजांड के द्वारा कैसे एक पुष्प में निषेचन क्रिया संपन्न होती है, कैसे उसमें नए बीज बनते हैं और कैसे फल का निर्माण होता है। हम सब पर एक एक करके इस चीज को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बात बताते हैं कि जैसे ये आपका एक पुष्प का नामांकित चित्र है। सबसे पहले ये पराग कोश से हमने जैसा कल आपको बताया था पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण, इसमें आपको बताया था कि पराग स्त्री केसर संकर्षण में क्या होता है कि सभी स्त्री केसर के अंदर एक प्राकृतिक का ये एक गुण होती है जिसके द्वारा वो उपयुक्त पराग कण को ये पराग नलिका के द्वारा बीजांड के अंदर प्रवेश करने देती है। यानी जो सही पराग कण होते हैं उसी को अंदर जाने देती है, अन्यथा गलत पराग कण को, दूसरे प्रजाति के पराग कण को ये मुख के पास ही यानी वर्तिकाग्र के पास ही ये क्या कर देती है, रोक रहती है। अब हम लोग पराग स्त्री केसर संकर्षण में मैंने आपको बताया था कि पराग कण का पराग कोश से होकर पराग कण का पराग नलिका से होकर बीजांड के अंदर प्रवेश करने की सभी घटनाएं पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन घटनाएं होती हैं और किस प्रकार से होती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ये हमने आपको पिछले पार्ट में आपको बता रखा है, एक पराग कण के बारे में जाने। ये पराग कण का एक नामांकित चित्र है। एक पराग कण के अंदर ये दो कोशिका होती है। एक जो कोशिका होती है वह होती है वर्धि केंद्र कोशिका और दूसरी होती है वो जनन कोशिका होती है। अब देखिए जनन कोशिका जो होती है ये जो होती है दो भागों में बढ़ती है, जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नर युग्मक। यानी जनन कोशिका विकसित होकर के दो भाग में बढ़ती है और ये दो नर युग्मक का निर्माण करती है। अब यही नर युग्मक यहां पे जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो अंकुरित होने के बाद ये पराग कण अंकुरित होने के बाद ये पराग नलिका से होकर, ये जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये पराग नलिका से होकर के ये कहां प्रवेश करते हैं? बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, कौन? ये नर युग्मक। ये दो नर युग्मक ये पराग नलिका के द्वारा ये बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद एक नर युग्मक ये अंड कोशिका, अंड कोशिका को मैंने आपको बता दिया कि अंड कोशिका कहां होती है? भ्रूण कोश के अंदर तीन जो होते हैं निभाग की तरफ और तीन जो होते हैं बीजांड द्वार की तरफ कोशिका होती है और एक जो होता है बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो यानी बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है उसमें दो कोशिका सहायक कोशिका होती है और एक कोशिका जो होती है अंड कोशिका होती है। इसी अंड कोशिका से इसका एक नर युग्मक क्या हो जाता है? संयुग्मन कर लेता है और वह आपको द्विगुणित युग्मनज कोशिका का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? द्विगुणित युग्मनज कोशिका का निर्माण करता है। यानी इसका एक नर युग्मक जो होता है ये अंड कोशिका से संलयित होकर के एक द्विगुणित युग्मनज कोशिका का निर्माण करता है। और एक जो कोशिका है
वह ये द्वितीयक केंद्रक जो होता है, द्वितीयक केंद्रक जो कोशिका है उससे संयुग्मित होकर के ये जो होता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश जो कोशिका होती है ये आगे की तरफ विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करती है, जबकि ये युग्मनज जो होता है वह विकसित होकर के क्या चीज का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब देखिए, अब मैंने आपको अभी बताया, इसको फिर से एक बार ध्यान देंगे कैसे भ्रूण और भ्रूण कोश का निर्माण होता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में। तो भ्रूण कोश कहलाता है ये वाला भाग, और भ्रूण कोश कहा जाता है जो ये नर युग्मक से जब द्वितीयक केंद्रक संयुग्मित होता है तो उससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये ध्यान देंगे, जब ये दो नर युग्मक पराग नलिका से होकर बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं तो भ्रूण कोश के अंदर, बीजांड द्वार के द्वारा वो भ्रूण कोश के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये भ्रूण कोश के अंदर वो प्रवेश करने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज कोशिका का निर्माण करता है, जबकि दूसरा जो नर युग्मक है वह यह द्वितीयक केंद्रक कोशिका से संयुग्मित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का निर्माण करता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका विकसित होकर के भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, जबकि द्विगुणित युग्मनज कोशिका विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करती है। अब देखिए ये दोनों प्रक्रियाएं, यानी ये भ्रूणकोश द्वितीयक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का बनना और ये द्विगुणित युग्मनज कोशिका बनना, दोनों काम एक साथ होता है। और ये दोनों काम एक साथ होने के कारण इसी घटना को हम लोग द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। यानी द्विनिषेचन क्या है, तो द्विनिषेचन इसलिए इसको कहा जाता है कि क्योंकि नर युग्मक, दो नर युग्मक दो बार निषेचन क्रिया करते हैं, एक तो करते हैं अंड कोशिका से और दूसरा करते हैं द्वितीयक केंद्रक से। तो ये दोनों घटना एक साथ होती है, तो इसलिए इसको हम द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम इसको बताते हैं कैसे क्या होता है, हम आपको नोट करके आपको बताते हैं कैसे इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब चलिए हम आपको एक एक करके इसको आपको बताते हैं। तो यहां हम लिखेंगे पराग स्त्री केसर, पराग कण का, पराग कण का पराग नलिका, पराग कण पराग नलिका से होकर, पराग नलिका से होकर भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये पराग कण जो है ये पराग नलिका के द्वारा ये भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। पराग कण के दो नर युग्मक, पराग कण के दो नर युग्मक, पराग कण में दो नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होकर या संलयित होकर, अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज कोशिका बनाती है, द्विगुणित युग्मनज कोशिका बनाती है। ध्यान देंगे, ये जो दो नर युग्मक इस पराग नलिका से अंदर आते हैं भ्रूण कोश के अंदर, तो इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होकर के क्या बनाती है, द्विगुणित युग्मनज कोशिका का निर्माण करती है, जबकि दूसरा द्वितीयक केंद्रक कोशिका से संलयित होकर त्रिगुणित
प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। यानी दो नर युग्मक जो आते हैं पराग नलिका के द्वारा भ्रूणकोश के अंदर, इसमें एक जो होते हैं वो अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज कोशिका बनाते हैं, और दूसरा जो है प्राथमिक ये द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर 3 अगुणित केंद्रक शामिल होते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर, प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर 3 अगुणित, 2 तो पहले से आपका केंद्र था और एक आपका नरयुग्मक मिल गया, यानी 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अतः इसे त्रिसंलयन कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग को कई बार क्वेश्चन आता है त्रिसंलयन क्या होता है। तो त्रिसंलयन का मतलब ये होता है कि 3 अगुणित केंद्रक का शामिल होना। यानी अगर कोई आपसे पूछे त्रिसंलयन क्या है, तो प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं, और इन तीनों के सम्मिलित होने की क्रिया को हम लोग त्रिसंलयन के नाम से जानते हैं। यानी त्रिसंलयन क्या है? तो प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होना त्रिसंलयन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे त्रिसंलयन, तो ये क्रिया हो गई। तो इस प्रकार के क्रिया होने के बाद यानी भ्रूणकोश के अंदर 2 प्रकार के संलयन हुए। भ्रूणकोश के अंदर 2 प्रकार के संलयन हुए। भ्रूणकोश के अंदर 2 प्रकार के संलयन होते हैं, 2 प्रकार के संलयन होते हैं। एक जो होता है वह आपका होता है द्विगुणित युग्मनज कोशिका बनती है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह जो संलयन है वो युग्मक संलयन है। कौन संलयन है? युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। और दूसरा है त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। देखिए इस चीज को समझेंगे, युग्मक संलयन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्त्री केसर का जो ये अंड कोशिका होते हैं इसी को मादा युग्मक बोलते हैं, और परागकण के जो नर युग्मक होते हैं वो तो नर युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो युग्मक हुआ है इसलिए इसको युग्मक संलयन कहते हैं। और ये जो युग्मक है ये आपकी कोशिका से मिल करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का निर्माण करती है। क्योंकि वह संलयन त्रिसंलयन होता है, क्योंकि 3 उसमें केंद्रक अगुणित केंद्रक होते हैं। तो ये 2 प्रकार के संलयन होते हैं भ्रूणकोश के अंदर। यानी भ्रूणकोश के अंदर जो होते हैं वह 2 प्रकार के संलयन होते हैं, एक होते हैं युग्मक संलयन और एक होते हैं त्रिसंलयन। तो दोनों चूंकि एक साथ होते हैं, ये दोनों घटना एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, अतः इसे द्विनिषेचन कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। यानी ध्यान देंगे द्विनिषेचन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही साथ एक ही बार में 2 जो नर युग्मक है, एक अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करके अलग अलग यानी एक भ्रूण का निर्माण करता है और एक भ्रूणकोश का निर्माण करता है विकसित होकर के। तो इस प्रक्रिया दोनों घटना एक साथ होती है, इसलिए इसको द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। यानी कोई आपसे पूछे द्विनिषेचन क्या है तो लिख सकते हैं कि एक पुष्पीय पौधे में भ्रूणकोश के अंदर 2 प्रकार के संलयन होते हैं। एक जो होता है युग्मक संलयन और दूसरा होता है त्रिसंलयन। ये दोनों संलयन का घटना एक साथ होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम लोग आपको बताएंगे
कि ये जो द्विनिषेचन जो क्रिया होती है, ये द्विनिषेचन की क्रिया का खोज किसने किया था और कब किया था? तो द्विनिषेचन जो क्रिया है उसकी खोज नवास्ट्रिन ने किया था। किसने किया था बाबू? नवास्ट्रिन ने किया था, और सन था 1888 यानी 1888। यानी नवास्ट्रिन ने द्विनिषेचन का सर्वप्रथम खोज किया था, और कब किया था? 1888 में। एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कि द्विनिषेचन का खोज किसने और कब किया था, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि द्विनिषेचन का खोज नवास्ट्रिन ने 1888 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब हम लोग बात करेंगे कि द्विनिषेचन का महत्व क्या है, यानी द्विनिषेचन होता क्या है। तो द्विनिषेचन जब हो जाता है तो ये दो प्रकार के कोशिका बनती है। एक जो कोशिका होती है वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, और दूसरी जो कोशिका होती है द्विगुणित जुग्मनज कोशिका। ये कोशिका विकसित होकर के भ्रूण बनाती है, और ये कोशिका विकसित होकर के भ्रूणपोष बनाती है, और यही भ्रूण विकसित होकर के बीज बनता है। और भ्रूणपोष क्या होता है? इस बीज को पोषण प्रदान करता है। ये भ्रूणपोष क्या करता है? बीज को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब हम लोग को जानना होगा कि द्विनिषेचन का महत्व क्या है। द्विनिषेचन का महत्व यानी द्विनिषेचन का योगदान क्या है, ये क्या करता है। तो अगर एक पुष्प में द्विनिषेचन न हो तो बीज भ्रूणहीन होगा। यानी अगर पुष्प में द्विनिषेचन न हो तो बीज जो होगा वह भ्रूणहीन होगा। भ्रूणहीन होगा क्योंकि द्विनिषेचन नहीं होगा, यानी एक क्रिया होगी और एक क्रिया नहीं होगी, तो वह ऑटोमेटिक है कि वो भ्रूणहीन होगा। दूसरी इसका महत्व है कि अगर भ्रूण विकसित नहीं होगा, क्योंकि भ्रूण कोष ही भ्रूण को पोषण प्रदान नहीं करेगा। यानी दूसरी इसका महत्व है कि भ्रूण जो होगा वो विकसित नहीं होगा। भ्रूण विकसित नहीं होगा क्योंकि भ्रूण इसलिए विकसित नहीं होगा क्योंकि भ्रूण को विकसित करने के लिए जो पोषण होता है वो भ्रूण पोष प्रदान करता है। तो जब द्विनिषेचन नहीं होगा तो ये भ्रूण पोष नहीं बनेगा, और जब भ्रूण पोष नहीं बनेगा तो ये भ्रूण का जो होगा वह विकास नहीं होगा। यानी द्विनिषेचन के दो महत्व है। पहला महत्व है कि अगर पुष्प में द्विनिषेचन न हो तो बीज भ्रूणहीन होगा, और दूसरा भ्रूण का जो होगा वह विकास नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अगले टॉपिक की अगर बात करें, यानी पुष्प में निषेचन के बाद जब ये द्विनिषेचन की क्रिया हो जाती है, यानी भ्रूणपोष और भ्रूण बन जाते हैं, तब क्या होता है, यानी निषेचन पश्च घटना। पुष्प की निषेचन पश्च घटना में कौन कौन सी चीज बनते हैं और कैसे बनते हैं, आइए चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। यानी पुष्प में निषेचन पश्च घटना की अगर बात करें, पुष्प में निषेचन पश्च घटना की अगर बात करें कि पुष्प में निषेचन पश्च घटना क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, अब हम आपको बताते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। पुष्प में निषेचन के बाद ये द्विनिषेचन की क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो ये जो भ्रूणपोष होता है पूर्ण रूप से या थोड़ा सा कभी अवशिष्ट रह जाता है कुछ पौधे में, तो भ्रूणपोष जो होता है वह किसको प्रदान करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यही भ्रूण जो विकसित होकर के क्या बनता है? बीज का निर्माण करता है। तो निषेचन के बाद जो होता है वह बीजांड जो होते हैं, बीजांड जो होते हैं, यानी ये अंदर वाला एक भाग जो कि एक अंडाशय के अंदर बहुत सारा भाग होता है। बीजांड, एक अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो बीजांड जो होता है वह विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। बीजांड जो होता है वह विकसित होकर के क्या निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। जबकि अंडाशय जो होता है वह विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। अंडाशय विकसित होकर के क्या निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। यानी बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है और अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। कब? निषेचन के बाद। तो निषेचन के बाद हम लोग दो घटना देखने को मिलती है। एक तो होता है कि बीजांड विकसित होकर के बीज बनता है, और दूसरा जो होता है अंडाशय जो होता है वह फल के रूप में विकसित होता है। अब एक क्रिया और होती है जिसको हम अनिषेक फलन कहते हैं। अगर हम यहीं पे जानेंगे कि अगर बीज क्या होते हैं, फल क्या होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। अभी इसके पहले हम लोग को ये जानना होगा, एक और टॉपिक होती है, एक और पॉइंट होता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन होते क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं अनिषेक फलन के बारे में। तो हम लोग अब
आपको बताएंगे अनिषेक फलन। देखो अनिषेक फलन क्या है, अगर इसकी परिभाषा के रूप में समझना चाहोगे तो कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। यानी कुछ पौधों में निषेचन के बिना, यानी जो द्विनिषेचन होते हैं इसके बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। यानी निषेचन के बाद चूंकि फल बनता है, तो कुछ पौधे में क्या होता है कि निषेचन हुआ नहीं, फल का निर्माण हो जाता है। तो उस घटना को हम लोग अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम लोग को इसका परिभाषा लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि कुछ पौधे में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ पौधे में बिना निषेचन के ही जो होते हैं वो फल के निर्माण हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। ये खासकर किसमें होता है, तो ये केला में, संतरा में, अंगूर में, अनारस में। जैसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं केला, अंगूर, अनानास, ठीक है। इनमें अनिषेक फलन होता है। अब इसमें अनिषेक फलन के कारण क्या है, आखिर अनिषेक फलन होता क्यों है, इसके रीजन क्या है, अब हम आपको ये बताने वाले हैं। तो अनिषेक फलन का अगर कारण की अगर बात करें, इसका कारण क्या है, आखिर अनिषेक फलन होता क्यों है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बिना निषेचन के ही फल बन गया, ऐसा क्यों होता है। तो अगर इसके कारण की बात करें तो इसका फर्स्ट कारण होता है बाबू कि निषेचन क्रिया के बाद बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगर इसको लिखे तो ऐसे लिखेंगे, निषेचन क्रिया के बाद बीज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यानी निषेचन क्रिया जब समाप्त होती है तो बीज का निर्माण जो होता है वह शुरू होने लगता है, परंतु यह विकास जो होता है कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। परंतु यह विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। यानी सबसे पहले निषेचन क्रिया जब संपन्न होती है वो बीज बनता है, और बीज के बाद बीज निर्माण जब शुरू होता है, ये कुछ समय के बाद इसका विकास जो होता है रुक जाता है। और इस प्रकार के निर्मित फल, और रुक जाने के बाद जो फल बनते हैं, इसके पश्चात निर्मित जो फल होते हैं वो बीजहीन होते हैं। बीजहीन माने यानी उसके अंदर बीज नहीं होते हैं। यानी इसके द्वारा निर्मित जो फल जो होते हैं उसमें कम बीज वाले होते हैं, यानी बीजहीन होते हैं। इसके पश्चात निर्मित फल जो होते हैं वो बीजहीन होते हैं या कम बीज वाले होते हैं। यानी निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण शुरू होता है। जैसा कि साधारण पौधे में ऐसा ही होता है कि जब निषेचन क्रिया, जब द्विनिषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है तो बीज का निर्माण शुरू होता है और एक तरफ फल का निर्माण शुरू होता है। तो कभी कभी कुछ पौधे में क्या होता है कि बीज का निर्माण शुरू हुआ लेकिन कुछ समय के बाद वो उसका विकास रुक जाता है और सीधा फल बन जाता है। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो जो फल बनते हैं वो अनिषेक फल के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा इसका कारण क्या है, दूसरा इसका कारण है बाबू कि जब वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो रहे परागकण ही अंडाशय को फल बनाने के लिए उपयुक्त करें। यानी जब वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो रहे परागकण, यानी जो ये परागकण इसके ऊपर आता है, ये अंकुरित यहाँ करता है वर्तिकाग्र पर। तो अंकुरित हो रहे परागकण जो होता है वो अंडाशय को फल बनने के लिए, यानी अंडाशय को फल बनाने के लिए उद्दीप्त करे, अंडाशय को फल बनाने के लिए उद्दीप्त करे तो अनिषेक फलन होता है।
थर्ड जो होता है इसका कारण ये है कि परागण और निषेचन दोनों ही नहीं होते, यानी परागण ना ही उसमें परागण की क्रिया हुई और ना ही निषेचन क्रिया, परागण और निषेचन दोनों ही नहीं होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे जिसमें ना परागण की क्रिया हुई और ना ही निषेचन की क्रिया, जैसे केला का पौधा होता है, इसमें ना ही परागण की क्रिया होती है और ना ही निषेचन की क्रिया होती है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं अनिषेक फलन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, असंग जनन। असंग जनन क्या है? इसमें देखिए, इसमें जो है बिना बीज के फल बनता है, ठीक है, और असंग जनन इसके ठीक थोड़ा सा अपोजिट है, उसमें बिना फल का ही, यानी उसमें फल नहीं लगते, सीधा हुआ क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, तो उसको हम लोग असंग जनन के नाम से जानते हैं। अब हम आपको असंग जनन क्या है इसके बारे में आपको बता रहा है, ध्यान देंगे इस चीज को, असंग जनन क्या होते हैं। तो असंग जनन के अगर इसकी परिभाषा को भी मैं आपको बताता हूं और इसके कारण को भी बताऊंगा कि असंग जनन जो होते हैं वह क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देंगे इस चीज को, असंग जनन, असंग जनन क्या होते हैं। तो असंग जनन का परिभाषा होता है कि सामान्यतः, यानी अधिकांशतः जो होता है, सामान्यतः निषेचन के बाद, निषेचन के बाद क्या बनता है बाबू, बीज बनता है, बीज बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद क्या बनता है, बीज बनता है। परंतु कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं, परंतु कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं, बन जाते हैं। यानी निषेचन क्रिया हुई नहीं और उसमें बीज बन गया, और अनिषेक फल में क्या, निषेचन क्रिया हुई नहीं, फल का निर्माण हो गया, तो बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। इस घटना को हम लोग असंग जनन के नाम से जानते हैं। यह घटना असंग जनन कहलाती है, असंग जनन कहलाती है। अब देखिए, असंग जनन की जो क्रिया होती है वह सूरजमुखी कुल के पौधे में और घास में ऐसे होती है। ये कैसे, किसमें होती है, तो सूरजमुखी कुल के कुछ पौधे हैं, सूरजमुखी कुल के कुछ पौधे हैं, कुल के पौधे और घास, इसमें इस तरह की क्रिया देखने को मिलती है। यह प्रक्रिया को अगर हम लोग आसान रूप में अगर परिभाषा बनाने की चाहे, यानी असंग जनन क्या कहलाता है, तो अगर हम इसको आसान रूप से बताने के लिए कोशिश करें तो यह होगा कि वह प्रक्रिया जहां लैंगिक जनन का स्थान, यानी लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें निषेचन क्रिया हो, यानी लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है। लैंगिक जनन का मतलब जिसमें नर और मादा युग्मक मिलते हो, और जहां पे अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो अलग अलग नहीं मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले ले तो उस प्रक्रिया को असंग जनन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग असंग जनन की परिभाषा जाने तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं। यह घटना क्यों होती है, क्योंकि इसमें निषेचन की क्रिया न होकर के डायरेक्ट क्या हो जाता है, बीज का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे बाबू कि बहुभ्रूणता क्या होती है। भ्रूण का तो निर्माण हो जाता है, एक बीज के अंदर हम लोगों को सामान्यतः एक भ्रूण देखने को मिलता है, लेकिन बहुभ्रूणता क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। वो बहुभ्रूणता क्या है, इसका महत्व क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या कारण है कि बहुभ्रूणता बनता है, ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखिए, बहुभ्रूणता क्या है, तो बहुभ्रूणता की अगर परिभाषा हमसे आप पूछेंगे तो हम एक शब्द में कहेंगे कि जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं।
बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी जब एक बीज के अंदर एक से अधिक बीज हो, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। यह अवस्था अनावृत बीजी पौधे में ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी खोज जो है यानी बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किया था, और कब किया था, 1719 ईस्वी में। याद रखेंगे कि बहुभ्रूणता की जो खोज थी वो लीवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में इसकी खोज किया था। अब बहुभ्रूणता के अगर प्रकार के बारे में, तो बहुभ्रूणता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वो सत्य बहुभ्रूणता होती है, और एक जो होती है असत्य बहुभ्रूणता होती है। सत्य बहुभ्रूणता क्या है और असत्य बहुभ्रूणता क्या है, हम दोनों के बारे में आपको बताते हैं। तो सत्य बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि जब भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो, यानी जब एक भ्रूण का निर्माण, जब एक भ्रूण कोष में जब एक भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो उसे सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी जब एक भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो क्या होते हैं, एक भ्रूण उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सत्य बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। और असत्य बहुभ्रूणता क्या है, तो जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों से हो, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों से हो तो उसे असत बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असत बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि एक भ्रूण कोष में केवल एक भ्रूण ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो उस एक भ्रूण कोष में जब एक भ्रूण उत्पन्न हो तो उसे सत्य कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असत बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। यहां पे आपका एक से अधिक होगा, जब एक भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्य बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बहुभ्रूणता का कारण क्या है, आखिर बहुभ्रूणता होता क्यों है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बहुभ्रूणता का कारण क्या है। तो बहुभ्रूणता का अगर कारण अगर हमसे पूछिए कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष हो, जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोष होते हैं, तो एक भ्रूण कोष होगा तो एक ही भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधे में, अनावृत बीज में, यानी जो पुष्पीय पौधे नहीं होते उसमें क्या होते हैं कि एक बीजांड में एक से अधिक जब भ्रूण कोष होगा तो एक से अधिक भ्रूण कोष होगा तो एक से अधिक क्या करेगा, आपको भ्रूण का निर्माण करेगा। दूसरा इसका कारण है कि जब भ्रूण कोष में एक से अधिक अंड कोशिका हो, यानी जब भ्रूण कोष में एक से अधिक अंड कोशिका हो, जैसा कि हमको मालूम है कि एक भ्रूण कोष के अंदर एक अंड कोशिका होती है, लेकिन अगर एक से अधिक अंड कोशिका होगी तो जाहिर सी बात है दो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, या दो से अधिक भ्रूण का निर्माण, जितनी अंड कोशिका होगी उतनी भ्रूण कोष का निर्माण होगा। तीसरा है कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोष की बाहरी कोशिका से होने लगे, यानी जब अगर भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोष के बाहरी कोशिका से होने लगे, तो बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। चौथा कि जब भ्रूण कोष किसी भी कोशिका से भ्रूण का निर्माण करता है, यानी जब भ्रूण कोष किसी भी कोशिका से
भ्रूण का निर्माण करने लगता है तो बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। यानी बहुभ्रूणता का पहला कारण है कि जब बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूण कोष होते हैं, लेकिन जब एक से अधिक होगा तो बहुभ्रूणता दिखाई देगा। तो जब भ्रूण को दूसरा इसका है कि जब भ्रूण कोष में एक से अधिक अंडकोश का हो, जैसा कि हमको मालूम है कि एक भ्रूण कोष के अंदर एक अंडकोश का होती है, तो एक से अधिक जब अंडकोश का होगी तो एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा। उसी तरह से जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोष के बाहरी कोशिका से होने लगेगी तो अधिक भ्रूण का निर्माण होगा, और जब भ्रूण कोष किसी भी कोशिका से जब अब भ्रूण का निर्माण करने लगेगा तो उससे भी बहुभ्रूणता की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग जानेंगे कि बहुभ्रूणता का महत्व क्या है, यानी बहुभ्रूणता से हम हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, हम ये अब इसको आपको बता रहे हैं। तो बहुभ्रूणता के अगर महत्व की बात करें तो बहुभ्रूणता का अगर महत्व देखा जाए तो पहला इसका महत्व क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके द्वारा एक ही तरह के कई पौधे का निर्माण कर सकते हैं। यानी बहुभ्रूणता के द्वारा क्या किया जाता है, एक ही तरह के कई पौधे का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम एक ही तरह के कई पौधे का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका महत्व है, बहुभ्रूणता का दूसरा महत्व अगर है कि ये पुत्री पौधे में मातृ पौधे के गुण विद्यमान होते हैं। यानी इसके द्वारा जो पौधे बनते हैं उसके पुत्री पौधे में मातृ पौधे के गुण विद्यमान होते हैं। यानी पुत्री पौधे में जो होते हैं वो मातृ पौधे के गुण विद्यमान होते हैं। ये बहुभ्रूणता से उत्पन्न पौधे के महत्व होते हैं। अब आपको बता रहे थे कि बहुभ्रूणता का ये महत्व है कि इसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तरह के कई पौधे बना सकते हैं, और दूसरा इसके पुत्री पौधे में मातृ पौधे के गुण क्या होता है, पाया जाता है। अब हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे बीज के बारे में। अब हम आपको बता दें कि बीज क्या होते हैं। तो अगर बीज के बारे में हम आपको बताएं तो बीज हम आप लोगों को सिंपल सी चीजें बता दें कि बीज क्या होता है। तो बीजांड जो होते हैं वो विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं। बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं। यानी बीजांड जो होते हैं वो विकसित होकर के बीज का निर्माण करते हैं। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि लैंगिक जन्म का सबसे अंतिम परिणाम जो होता है वो बीज ही होता है। बीज बनने के बाद अब लैंगिक जन्म में कोई घटना बच नहीं जाती है। और परिपक्व जो बीज होते हैं वो एल्बुमिनियस और गैर एल्बुमिनियस, यानी परिपक्व बीज एल्बुमिनियस या गैर एल्बुमिनियस दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि एल्बुमिनियस बीज क्या होता है और गैर एल्बुमिनियस बीज क्या होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये भ्रूण कोष होते हैं। यही जो भ्रूण जो होता है वो विकसित होकर के बीज बनता है। तो ये बीज के रूप में जब विकसित करता है तो ये भ्रूण जो होता है ये भ्रूण कोष क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो जिस बीज के अंदर अगर किसी बीज के अंदर अवशिष्ट भ्रूण कोष नहीं होता है, अवशिष्ट यानी उसमें भ्रूण कोष बचा ही नहीं, अवशिष्ट यानी पूर्ण रूप से उसका उपयोग हो गया हो, यानी भ्रूण कोष जो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं पूर्ण रूप से अगर उपयोग हो गया हो तो उसको गैर एल्बुमिनियस कहते हैं। तो जिस बीज के अंदर अवशिष्ट भ्रूण कोष नहीं हो तो उसे गैर एल्बुमिनियस बीज कहते हैं। जैसे मटर में होता है, मूंगफली में होता है, ये सब में एल्बुमिनियस बीज होते हैं। अगर हम लोग गैर एल्बुमिनियस बीज होते हैं, अगर एल्बुमिनियस के बीज की बात करें तो जिस बीज में भ्रूण कोष का कुछ भाग रह जाता है, यानी जिस बीज में भ्रूण कोष का कुछ भाग रह जाता है तो उसे
एल्बुमिनियस बीज कहते हैं। एल्बुमिनियस बीज कहते हैं, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, धान हुआ इत्यादि। तो गैर एल्बुमिनियस और एल्बुमिनियस के बारे में आपको हमने बता दिया। अब हम लोग जानेंगे फल क्या होता है, यानी फल क्या है, फल का निर्माण कैसे होता है, फल में जो उसके भाग होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है। अब हम आपको फल के बारे में बताएं। तो फल के बारे में अगर बताने की कोशिश करें तो फल क्या होता है, तो ध्यान देंगे अंडाशय जो होता है, यानी पुष्प का जो अंडाशय जो है, अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। यानी फल का निर्माण कैसे होता है, तो अंडाशय के विकसित होने के बाद जो होता है वो फल का निर्माण होता है। अब अंडाशय के जो दीवार होती है वो फल भित्ति बनाती है। अंडाशय की जो दीवार होती है, अंडाशय की दीवार फल भित्ति बनाती है। अब जैसा कि हम लोग फल भित्ति आपको मालूम होगा, फल भित्ति 3 प्रकार के, कुछ पौधे में 2 या 3 भाग से मिलकर बनते होते हैं। पहले जो होते हैं वो बाह्य फल भित्ति, जिसको हम लोग आम भाषा में छिलका बोलते हैं, नारंगी में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी जो भित्ति होती है वो होती है मध्य फल भित्ति, ये आप गुद्दा होता है जिसको हम लोग गुद्दा बोलते हैं। तीसरी जो होती है वो होती है अंतःफल भित्ति, ये जो होती है वो झिल्लीदार होती है। कैसी होती है बाबू, झिल्लीदार, जैसे नारंगी वगैरह पे, लीची वगैरह पे आप देखे होंगे, वो एक झिल्लीदार परत होती है, उसको हम लोग अंतःफल भित्ति के नाम से जानते हैं। अब देखिए फल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यथार्थ फल, यानी फल को अगर आप पूछेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होते हैं यथार्थ फल और एक होते हैं आभासी फल। यथार्थ फल को सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। आभासी फल को हम लोग झूठा फल या असत्य फल के नाम से जानते हैं, या कूट फल भी उसको कहा जाता है। अब यथार्थ फल क्या है, तो ध्यान देंगे इस चीज को, इसको हम नोट नहीं कर रहे हैं, आपको समझा देते हैं कि जब फल का निर्माण अंडाशय से हो, क्योंकि अधिकांश में अंडाशय से तो यही फल का निर्माण होता है, तो फल का निर्माण जब अंडाशय से होता है तो उसको हम लोग यथार्थ फल कहते हैं। और जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भागों से हो, जैसे दलपुंज या बाह्य दलपुंज, इसके द्वारा हो, यानी जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भागों से हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। ये जो होती है क्रिया, ये खासकर सेब में, स्ट्रॉबेरी में, काजू में ये आभासी फल देखने को मिलते हैं। ये जो फल है उसको हम आभासी फल के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। तो सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेब का निर्माण जो होता है यह अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसलिए सेब को आभासी फल के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे क्लास से जुड़ना चाहता है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर अपना नाम, क्लास और अपना पता लिख करके मुझे सेंड कीजिए, आपको इस क्लास में हम जरूर एंट्री करेंगे। एक और चीज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे मैं आपको इसको क्वेश्चन भेजूंगा, जिसको बना करके आप मुझे रिप्लाई करोगे। और अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।